नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर यूजीसी नेट की क्लास में। और कॉपी और पेन के साथ आशा करता हूँ आप तैयार हैं। तो दोस्तों, हमारी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी कड़ी? क्वेश्चंस तो बहाना है, मकसद तो ज्ञान बढ़ाना है। तो ये कड़ी हमारी क्वेश्चंस तो बहाना है, मकसद ज्ञान बढ़ाना है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस करे, आज कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर है, मैं लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों पिछले सालों के यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कोई 2018 के, कोई 2019 के, कोई 2020 के, कोई 2021 के, कोई 2022 के, कोई 2023 के। इन्हीं पिछले 3-4 सालों में जो नए पैटर्न, नए सिलेबस पर आधारित ये जो क्वेश्चंस आए थे, है ना। 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2019 में जो सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद 2019 से लेकर के और अब 2024 तक जो पैटर्न पर, लेटेस्ट नए पैटर्न पे क्वेश्चंस जो आ रहे थे, वो क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाया हूँ। आप 2019 से पहले के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो दिसंबर 2018, 2019 से पहले के क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें और 2019 के बाद के क्वेश्चंस में आपको बहुत फर्क दिखेगा। एक तो फर्क ये है कि एनटीए ने जब से एग्जाम लेना शुरू किया, पहले एनटीए से पहले सीबीएसई लेती थी। सीबीएसई ने 1 साल लिया, फिर सीबीएसई से पहले लेती थी यूजीसी। तो यूजीसी का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता था वो बहुत सरल पैटर्न होता था। वो स्ट्रेट क्वेश्चन होता था, डायरेक्ट किताबी भाषा पे आधारित क्वेश्चन होता था। तो उस समय पेपर 1 ऐसा लगता था यार ये तो ईजी है। तो जो बच्चे पिछले 20 साल के पेपर्स कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, मत करिए। वो उतना आपको, हाँ, इतना फायदा मिलेगा सिर्फ के आपको एक सब्जेक्ट के थोड़ा सा फील हो जाएगा, फील मिल जाएगा। लेकिन अब उस फील के चक्कर में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिन पे आप क्वेश्चन आते ही नहीं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन है। फिर सिलेबस भी चेंज हो गया पूरा का पूरा। जैसे पहले मैथ्स नहीं आती थी, अब मैथ्स थोड़ी बहुत आने लग गए, 1-2 क्वेश्चन। या पहले कम्युनिकेशन में मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आते थे, अब आने लग गए। या टीचिंग में पहले लर्निंग थ्योरीज नहीं आती थी, अब थ्योरीज आने लग गई। या लॉजिकल रीजनिंग में पहले फिलॉसफी नहीं आती थी, इंडियन फिलॉसफी, अब आने लग गई पिछले 2 साल से, 3 साल से। तो अब पूरा पूरा आमूलचूल परिवर्तन ही हो गया। एक्चुअली द सिलेबस हैज चेंज्ड एंटायरली 2019 से जो चेंज हुआ। और अभी जून 2024 में भी जो एग्जाम होगा उसमें भी यही सिलेबस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमको जो हमारी पढ़ाई का फोकस रखना है वो रखना है जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। तब फायदा है पढ़ने का, नहीं तो क्या फायदा। नहीं तो किताबें बाजार में खूब मिल रही हैं, किस काम की। पॉइंट ये ना कि हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड टू द पॉइंट चीज मिल रही है, तब तो फायदा है। नहीं तो फिर फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। तो इन क्लासेस का जो मेन मकसद है ना मेरा, मुझे ये अच्छे से पता है कि यूट्यूब पर भरी पड़ी है यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस, बेइंतहा टीचर्स पढ़ा रहे हैं पेपर 1 को, और बाजार में किताबें भरी पड़ी हैं। तो मुझे हर पल ये दिमाग में रहता है कि मैं मेरे बच्चों को मेरी हर क्लास में पहली बात तो कुछ नया दूं, कुछ ऐसा दूं जिससे बच्चे को समझ में आ जाए कि यार ये चीज अब तक समझ नहीं आई और अब आ गई। दूसरी बात, मैं ये भी मेरी मकसद होता है कि मैं टू द पॉइंट चीजें, क्वेश्चंस भी वही और पढ़ाई भी वही, कि जो लेटेस्ट चीजें आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और तीसरी बात कि क्वेश्चन को करने के पीछे मकसद सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है या सिर्फ आंसर देना नहीं है। मकसद है हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस, जो बाकी के ऑप्शंस हैं, आंसर तो पता चल गया। मान लीजिए 4 ऑप्शन है ABCD, आपको पता चल गया बी ऑप्शन है, मैंने बता दिया, टीचर ने बता दिया इसका आंसर बी है, आपने भी कह दिया हाँ बी है, और समझ में आ गया बी क्यों है, चलो भाई आगे बढ़े। नहीं, ए क्या है, सी क्या है, डी क्या है, वो पता है क्या, उसके बारे में जानते हो क्या? अगर नहीं जानते तो आगे क्यों बढ़ रहे हो? फिर उस क्वेश्चन को करने का फायदा क्या? तो फिर वही मैं अपनी बात दोहराता हूं, क्वेश्चन तो बहाना है, मकसद तो कुछ और है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। और लॉजिकल रीजनिंग में मैं आपको बता दूं कि आपके लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो टॉपिक वेस्टर्न फिलोसफी का जो आपके सिलेबस का है उसका नाम है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। पहले तो आप ये समझिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो क्या पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, चीज क्या है। इसका नाम है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। ताकि इन नामों से आपकी दोस्ती हो, आपको ये अजनबी अजनबी ना लगे नाम।
हिंदी में इसको कहते हैं निरुपाधिक न्याय वाक्य, निरुपाधिक या निरपेक्ष न्याय वाक्य, निरपेक्ष न्याय वाक्य। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग नोट्स साथ साथ मेरे उतार रहे हैं। नोट्स कॉपी हमेशा खुली रहनी चाहिए। तो अब बात यह है कि ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म या निरुपाधिक न्याय वाक्य होता क्या है। अब समझना यह है, अगला सवाल जो मन में आता है कि ये चीज क्या है ना। ये एरिस्टोटल ने सिलोजिस्टिक स्ट्रक्चर जो दिया डिडक्टिव रीजनिंग का, डिडक्टिव रीजनिंग मेरे पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं, मेरी यूट्यूब पे उसकी भी क्लास है, लेट्स ब्रीफ एंड लॉजिक पार्ट 1 को आप पढ़िए, उसमें डिडक्टिव रीजनिंग का पूरा समझाया गया है। तो ये हमारे यूट्यूब पर अलग अलग सीरीज चल रही हैं, लेट्स ब्रीफ एंड लॉजिक की अलग कड़ियाँ चल रही हैं, उसकी 2 क्लासेस आपकी अब तक आ चुकी होंगी, और PYQs पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग कड़ियाँ चल रही हैं, वो सीरीज अलग चल रही है। ये आज उसका 6ठा पार्ट है जो आज आप देख रहे हैं, इससे पहले 5 पार्ट आ चुके। इसी तरह से टीचिंग का अलग सीरीज चल रही है, कड़ियाँ चल रही हैं, उसमें टीचिंग के टॉपिक्स हैं या टीचिंग की चीज़ें हैं। इसी तरह से हायर एजुकेशन की कड़ियाँ आने वाली हैं आपके, इसी तरह से कम्युनिकेशन की सीरीज आने वाली है। ये सारी चीज़ें आपके अलग अलग हमारे चैनल पर आपको सबके अलग अलग एक सिस्टम मिलेगा, उनको फ़ायदा उठाइए, नोट्स उतारिए, पढ़िए, रोज़ देखिए। और बैच ज्वाइन करना है तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैच चल रहा है, शुरू हो चुका है बैच। तो मैं बात कर रहा था कि सिलोजिस्टिक रीजनिंग, एक तो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग है, पहली बात तो ये समझिए, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, मतलब ये निगमनात्मक तर्क है ना। निगमनात्मक तर्क क्या होता है, उस पर एक अलग से वीडियो है, आप चेक करिए उसको और उसको देखिए, छोटा सा वीडियो है निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग का, मैं बना चुका हूं, आपके पास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब आती है बात कि इस डिडक्टिव रीजनिंग में कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि सिलोजिस्टिक जो स्टेटमेंट होती है वो आपको, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, 3 वाक्य होते हैं उसमें, वो 3 सेंटेंसेस में 3 पद होते हैं, 3 टर्म्स। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 3 सेंटेंसेस मेड ऑफ 3 टर्म्स, और सारे 3 के 3 टर्म्स 2 बार आते हैं, मतलब 6 हो गए। हर सेंटेंस में 2 बार आएंगे, हर सेंटेंस में 2 टर्म्स हैं, 3 सेंटेंस है तो 6 टर्म्स हो गए, लेकिन 6 नहीं होते, 3 ही टर्म्स होते हैं, 2 बार आते हैं। इन दोनों टर्म्स का नाम, तीनों टर्म्स के नाम फिक्स हैं। एक टर्म को कहते हैं मेजर टर्म, मुख्य पद या वृहत पद, दूसरे को कहते हैं माइनर टर्म या लघु पद या गौण पद, और तीसरे को कहते हैं मिडिल टर्म या मध्य पद। इनके ही जब इंडियन फिलॉसफी आप मेरे से पढ़ोगे तो इन्हीं के इंडियन फिलॉसफी के टर्म्स भी पढ़ोगे आप, कि मेजर टर्म को क्या कहते हैं, माइनर टर्म को क्या कहते हैं, मिडिल टर्म को क्या कहते हैं, वहां पढ़ेंगे आप। वहां से आपको बताऊंगा कि मेजर, वहां मेजर माइनर नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे साध्य, पक्ष, हेतु, वहां ऐसे बोलेंगे, तो वहां नाम बदल जाएंगे, आदमी वही है, मतलब वही है। उधर अरिस्टोटल ने समझाया, इधर महर्षि गौतम ने समझाया, 2 आदमी हैं। इंडियन फिलॉसफी में उसको भारतीय दर्शन के रूप में, उसको डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों रूप में सिखाया जाता है, और वेस्टर्न फिलॉसफी में उसको केवल अरिस्टोटल की नज़र से, डिडक्टिव रीजनिंग की नज़र से देखा जाता है और उस रूप में समझाया जाता है। तो ये दोनों को अलग अलग पढ़ना और उसके टर्म्स को, उसको कंपेयर करना है। तो बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मज़ा आता है। तो अब बात ये आती है कि वो जो 3 सेंटेंसेस होते हैं, वो स्ट्रक्चर होता है। जब वो स्ट्रक्चर बनता है तो 4 तरह के ही वाक्यों का स्ट्रक्चर बन सकता है। वो 4 तरह के वाक्य कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए, एक होता है ई, एक होता है आई, एक होता है ओ। ये 4 तरह के वाक्य होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये 4 तरह के सेंटेंसेस भी मैं तेरा समझा दूं कौन कौन से हैं और ये इनका नाम और इनका अर्थ क्या है। ए टाइप सेंटेंस को बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव, सार्वभौमिक सकारात्मक। ई टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव,
सार्वभौमिक नकारात्मक। आई टाइप को बोलते हैं विशिष्ट सकारात्मक, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, और ओ पर्टिकुलर नेगेटिव, विशिष्ट नकारात्मक। अब ये सार्वभौमिक और विशिष्ट दो कैटेगरी हो गई, मतलब एक कैटेगरी यूनिवर्सल की हो गई, एक कैटेगरी पर्टिकुलर की हो गई। यूनिवर्सल मतलब जो सबकी बात करेगा, और पर्टिकुलर मतलब जो कुछ की बात करेगा। तो यूनिवर्सल वाली कैटेगरीज ऊपर दोनों हैं और पर्टिकुलर वाली कैटेगरीज नीचे दोनों हैं। आप मेरे ध्यान से सुनते जाना, मैं आपको इसको आज ही रटा दूंगा, आज ही मैं आपको इसके कंसेप्ट को एकदम यहाँ पे फिट बैठा दूंगा, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। जिंदगी में शायद इसको दोबारा आपको कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। तो ये दोनों यूनिवर्सल कैटेगरी है, ये दोनों पर्टिकुलर कैटेगरी है। यूनिवर्सल कैटेगरी मतलब सभी की बात करें, जो जैसे सभी आम मीठे हैं, ऑल मैंगोज आर स्वीट, ऑल बॉयज आर ग्रेजुएट्स, ये यूनिवर्सल की बात कर रहा है, सबकी बात कर रहा है। ये दोनों यूनिवर्सल है। फिर फर्क क्या, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक एफर्मेटिव है एक नेगेटिव है। ये पॉजिटिव की बात करेगा, ये नेगेटिव की करेगा। तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। सभी आम मीठे हैं, कोई आम मीठा नहीं है, बात ये भी सबकी कर रहा है, लेकिन नेगेटिव बात कर रहा है। ऑल बॉयज आर ग्रेजुएट्स, नो बॉय इज अ ग्रेजुएट, दोनों ही यूनिवर्सल की बात कर रहा है, ऑल बॉयज की बात कर रहा है, बट दिस इज सेइंग ऑल बॉयज आर ग्रेजुएट्स, ये कह रहा है नो बॉयज आर ग्रेजुएट्स। पॉइंट आ गई ना। नीचे के दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं। पर्टिकुलर मतलब जो विशिष्ट की बात करेंगे, कुछ की बात करेंगे, स्पेसिफिक की बात करेंगे, ये भी और ये भी, आई और ओ। जैसे कुछ आम मीठे हैं, सम मैंगोज आर स्वीट, और ये बोलेगा कुछ आम मीठे नहीं है, सम मैंगोज आर नॉट स्वीट। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये 4 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, और इन 4 से बनते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, परंपरागत विरोध का वर्ग। वो विरोध के वर्ग पे आते हैं क्वेश्चंस, हर बार आते हैं, और उसमें विरोध के वर्ग में आप 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो, 4 अलग अलग टाइप्स पढ़ते हो। अब मैं क्वेश्चन को आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। इफ द प्रपोजिशन नो डॉग इज क्वाड्रूपेड, अब देखिए नो डॉग इज क्वाड्रूपेड, कोई कुत्ता चौपाया नहीं है। कौन सा वाक्य, पहले तो ये पहचानो, ई टाइप है। कोई भी कुत्ता मतलब सबकी बात कर रहा है, चौपाया नहीं है नेगेटिव की बात कर। ये वाला साइड नेगेटिव है, ये वाली साइड पॉजिटिव है, ऊपर वाली साइड यूनिवर्सल है, नीचे वाली साइड पर्टिकुलर है। इसको लिखने का भी एक अंदाज है, लिखने का तरीका ऐसा हो गया कि आपको सिस्टम बन गया। ऊपर की साइड दोनों यूनिवर्सल है, नीचे की दोनों साइड पर्टिकुलर है। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव वाली है, राइट हैंड साइड वाली नेगेटिव है। तो देखिए इजी हो गया ना। टॉप राइट है तो एफर्मेटिव है और नेगेटिव है और यूनिवर्सल है, टॉप लेफ्ट है तो एफर्मेटिव है और यूनिवर्सल है, बॉटम लेफ्ट है तो एफर्मेटिव और पर्टिकुलर है, बॉटम राइट है तो एफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है और पर्टिकुलर। कोई कुत्ता चौपाया नहीं, नो डॉग इज क्वाड्रूपेड। तो अब कोई कुत्ता चौपाया नहीं है, ई टाइप स्टेटमेंट है। पहली बात, ये सेंटेंस ई टाइप स्टेटमेंट है। एक तो ये पता चल गया। कह रहा अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब ई इज रॉन्ग, तो बताइए कौन सा सर्टेनली ट्रू होगा। तो अब सुनिए, ऐसे 2 सेंटेंसेस जिनमें एक फॉल्स हो तो दूसरे का राइट होना जरूरी है, पक्का ट्रू होगा, और एक ट्रू है तो दूसरे का फॉल्स होना कंपलसरी है। ऐसे 2 स्टेटमेंट्स के जोड़ों को कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी या व्याघाती या विरोधाभासी वाक्य। तो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस है। कौन से कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे 2 सेंटेंसेस का जोड़ा जिनमें एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, और पहला ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। इसका मतलब दोनों के एक साथ ट्रू होना या दोनों का एक साथ फॉल्स होना नॉट पॉसिबल। ना दोनों एक साथ राइट हो सकते हैं, ना दोनों एक साथ रॉन्ग हो सकते हैं। इनमें से एक का राइट होना जरूरी है, और एक राइट हो गया तो दूसरे का रॉन्ग होना जरूरी है। दोनों राइट नहीं हो सकते। ऐसे स्टेटमेंट्स को, ऐसे सेंटेंसेस को कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस कहते हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी जोड़े कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ये दोनों। एक तो जोड़ा होता है दोस्तों ए और ओ का जोड़ा, और एक होता है आई और ई का जोड़ा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस का जोड़ा कहलाता है। व्याघाती या विरोधाभासी वाक्यों का
जोड़ा कहलाता है। यानी आपको यह कह दिया गया कि ई फॉल्स है तो पक्का ट्रू कौन सा होगा, तो ई का जोड़ीदार आई है। आई और ई जोड़ीदार हैं और ए और ओ जोड़ीदार हैं, और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जोड़े हैं। अगर ई फॉल्स है तो आई पक्का ट्रू होगा। और आई कौन सा वाक्य है, पर्टिकुलर एफर्मेटिव। कुछ कुत्ते चौपाए हैं, सम डॉग्स आर क्वाड्रुपेड्स। और वो आंसर आपके सामने ये रहा, सम डॉग्स आर क्वाड्रुपेड्स। लीजिए, कुछ कुत्ते चौपाए हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये इस क्वेश्चन के बहाने हमने आज एक टॉपिक ही पढ़ लिया। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है वो पता चल गया, कौन कौन से जोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वो पता चल गया। चलें आगे, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आशा करता हूं आप नोट्स उतारते जा रहे हैं। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ, मैं अपनी बात याद दिलाऊं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक क्लास रिकॉर्ड की है जो आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है। उस क्लास का नाम है आइए तर्क को दोस्त बनाएं पार्ट 1। और आइए तर्क को दोस्त बनाएं पार्ट 1 में लेट्स बिफ्रेंड लॉजिक, उसमें मैंने डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और वो कब वैलिड होता है कब इनवैलिड होता है, पूरा समझाया और बहुत डिटेल में समझाया। अब उसी पर आधारित ये क्वेश्चन आ गया, निगमनात्मक तर्क अप्रामाणिक या अवैध कब होता है, व्हेन इट इज इट इनवैलिड। अप्रामाणिक या अवैध, तो सुनिए, निगमनात्मक तर्क तब अवैध होता है जब उसका प्रीमाइस ट्रू और उसके कंक्लूजन फॉल्स होता है। यदि कथन सत्य है और निष्कर्ष असत्य है तो ऐसा निगमनात्मक तर्क वैध नहीं हो सकता। इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स आर ऑल ट्रू, तो ये तो वैध हो सकता है। उसने बोला अवैध कब होगा, व्हेन इज इट इनवैलिड। इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स आर ऑल फॉल्स, पॉसिबल है, हो सकता है। प्रीमाइस यानी कथन, प्रीमाइस बोलो, स्टेटमेंट बोलो, कथन बोलो, प्रपोजिशन बोलो, एक ही बात है, एक ही आदमी के नाम है ये सारे। कथन सत्य और निष्कर्ष असत्य, एक ये नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। कथन सत्य और निष्कर्ष सत्य हो सकता है, वैलिड। कथन असत्य और निष्कर्ष सत्य, वैलिड हो सकता है। कथन असत्य और निष्कर्ष असत्य, वैलिड हो सकता है। लेकिन कथन सत्य और निष्कर्ष असत्य, ऐसा निगमनात्मक तर्क, सच टाइप ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इज इनवैलिड। सिर्फ और सिर्फ ये एक इनवैलिड होती है, बाकी सब वैलिड हैं। आई बात समझ में? तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कब इनवैलिड होगा, जब प्रीमाइस ट्रू होगा और निष्कर्ष रॉन्ग होगा, तो उसे हम इनवैलिड कहेंगे। तो ये ढूंढ लो कहाँ है, प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। ये है वो, गौर से देखो इसे, यही है वो चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। आधार वाक्य सही परंतु इसका निष्कर्ष गलत हो, ऐसा डिडक्टिव रीजनिंग में तो नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब डिडक्टिव रीजनिंग इनवैलिड है। ऐसी डिडक्टिव रीजनिंग, ऐसा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड। चलें आगे, समझ आया बच्चों? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्कोप फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। देखिए, ये एक अलग से चैप्टर है आपके रिसर्च में। ये चैप्टर है आपके जितनी भी एक रिसर्चर को एक्सपीरियंस लेने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए जो गोष्ठी, संगोष्ठी, बैठक, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम, कोलोकियम, वर्कशॉप, मीटिंग, यानी ये जितने भी तरह की मीटिंग्स होती हैं, जितने भी तरह के कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, उन सब के बारे में
आपके रिसर्च में पूरा एक चैप्टर है और वो आपके सिलेबस में है। और रिपोर्ट राइटिंग, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च थीसिस लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो कहाँ पर रिसर्च पेपर आप पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिसर्च आर्टिकल कहाँ पे छपता है, ये सब चीज़ें एक सिस्टम है। और वो सिस्टम है कि कितने तरह की मीटिंग्स होती हैं जो एक रिसर्चर अटेंड करता है। उनमें से होती है सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कोलोकियम, सिंपोजियम, वर्कशॉप, कांग्रेस, है ना, वेबिनार। तो ये सब इतनी सारी तरह की मीटिंग्स हैं जो आप पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ 2-3 को मैं खास पॉइंट आउट कर दूं, इन पे क्वेश्चंस कई बार आ गए। तो एक तो ये समझ लीजिए, कॉन्फ्रेंस वो मीटिंग है जो एक रिसर्चर को सबसे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग डेवलपमेंट और नॉलेज गेन में मदद करती है। अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाए, आया हुआ भी है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन इतनी सारी तरह की मीटिंग्स में वो कौन सी मीटिंग है जिसमें रिसर्चर को सबसे ज्यादा रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, नॉलेज बेस्ड डिस्कशंस होते हैं, तो वो कौन सी मीटिंग है ऐसी? वो मीटिंग है कॉन्फ्रेंस। और इसीलिए कई जगह तो रिसर्चर्स को कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना कंपलसरी है। अब इनमें से एक और मीटिंग होती है जिसे कहते हैं वर्कशॉप। अब वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप वो मीटिंग है जिसमें थ्योरी क्लास के बाद स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाते हैं। वर्कशॉप में प्रैक्टिकल यूसेज सिखाया जाता है। वर्कशॉप में टूल्स का, मशीन्स का, या कोई आर्टिकल्स का, या कोई फिनोमिनन का, इन सब का प्रैक्टिकली एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल यूज करना सिखाते हैं, एक तरह से लेबोरेटरी की तरह। पर लेबोरेटरी शब्द जब दिमाग में आता है तो सिर्फ इक्विपमेंट्स आते हैं, सिर्फ मशीन्स आती है। लेकिन वर्कशॉप का मतलब सिर्फ मशीन नहीं होती। वर्कशॉप क्रिएटिव भी हो सकती है, क्रिएटिविटी की वर्कशॉप भी हो सकती है, ड्राइंग की वर्कशॉप भी हो सकती है, आर्ट्स की वर्कशॉप भी हो सकती है। तो वर्कशॉप एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी मीटिंग है जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो जब उसे अटेंड करते हैं तो वहां पर थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, वहां पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल रीजनिंग या एक्सचेंज ऑफ नॉलेज ये सब नहीं होता। वहां पे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, चीजों को सीखा जाता है, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को, मशीन्स को। जैसे इंजीनियरिंग की वर्कशॉप्स होती, कई सब्जेक्ट्स में तो वर्कशॉप्स कंपलसरी होती है। ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, इनमें वर्कशॉप्स होती है। तो वर्कशॉप्स में बच्चे को उस वर्कशॉप में चाहे सुबह से शाम तक या कुछ घंटे की जब भी होती है तो उसमें उसको वो चीजें सिखाई जाती हैं जो क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती। क्लासरूम में तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसका थ्योरी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, सैद्धांतिक पक्ष सीख लिया, आप प्रायोगिक पक्ष सीखते हैं। मशीन को कैसे यूज करें, उसको एक्चुअली मशीन्स वहां पे हैं और एक्चुअल चीजें हैं तो वो कैसे उनको इस्तेमाल करना है, वो कैसे काम करती हैं, उसको कई बार देख करके, कई बार सीख करके, कई बार खुद करके, तो वो प्रैक्टिस आती है। तो अगर ऐसा पूछा गया कि वो कौन सी मीटिंग है जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आपको अनुभव या प्रैक्टिकल यूसेज करना होता है, तो ये क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर स्कोप फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। व्यवहारगत क्रियाजन्य अनुभव, व्यवहारगत क्रियाजन्य अनुभव। क्रियाजन्य मतलब आप क्रिया करते हैं, आपका अनुभव अब क्रिया से संबंधित है, आपका अनुभव अब करने से संबंधित है। तो उसके लिए सबसे अधिक गुंजाइश सेमिनार में नहीं होती, कॉन्फ्रेंस में नहीं होती, सिंपोजियम में नहीं होती, वर्कशॉप में होती। आया बच्चों समझ में? तो ये बात है, मैंने आपको दोनों बातें बताई, कॉन्फ्रेंस की भी और सेमिनार इसकी भी, वर्कशॉप की भी। अब सेमिनार क्या होता है? सेमिनार बच्चों एक छोटी कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं जिसमें ज्यादातर एकेडमिक्स में, कई बार स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेमिनार होते हैं जिसमें एक विशेषज्ञ, एक एक्सपर्ट आता है और ऑडियंस होती है। ऑडियंस भी उसी सब्जेक्ट के, उसी विषय से संबंधित ऑडियंस होती है और सेमिनार में वो विशेषज्ञ या वो एक्सपर्ट आता है और वो अपने जो भी वो पेश करने आया, प्रेजेंटेशन देने आया, वो उसको प्रेजेंट करता है, उसको समझाता है, चीज़ें डिस्कस करता है और बाद में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराता है, या सॉल्व कहते हैं, क्वेश्चन के आंसर देता है।
जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन होते हैं, वो पूछते हैं, इसको सेमिनार कहते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं, है ना। सिंपोजियम छोटे सेमिनार को कहते हैं, जो ज्यादातर एकेडमिक वाला होता है, लेकिन इसमें सिंपोजियम में जो दर्शक होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट्स हो, जरूरी नहीं है कि वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन लिटरेट्स होते हैं। लिटरेट्स मतलब पढ़े लिखे होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको चारों ही बताए, और इस पर और गहराई में भी हम आगे पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस ओरिएंटेड टुवर्ड्स नॉलेज डिसेमिनेशन। अब देखिए, अब यही चर्चा मैं कर रहा था, फिर आ गया वैसा ही क्वेश्चन कि वो कौन सा मीटिंग है जिसमें ज्ञान प्रसार के प्रति कम झुकाव होता है। यानी ज्ञान के प्रसार में झुकाव नहीं है, उसमें उसका झुकाव ज्ञान के प्रसार के प्रति नहीं है। ज्ञान का प्रसार मतलब नॉलेज को फैलाना। तो सुनिए, सेमिनार में ज्ञान प्रसार होता है, क्लासरूम में ज्ञान प्रसार होता है, जर्नल में ज्ञान प्रसार होता है, लेकिन फील्ड वर्क, क्षेत्र कार्य, इसमें ज्ञान प्रसार से लेना देना नहीं है। इसमें तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया जाता है, प्रैक्टिकल चीजें की जाती है। फील्ड वर्क में ज्ञान प्रसार का काम नहीं। तो सेमिनार में समझा दिया आपको संगोष्ठी कैसे कहते हैं मैंने, क्लासरूम तो खैर आपको पता ही है। जर्नल क्या होता है मैं बता देता हूं। देखिए, जर्नल एक प्रोफेशनल मैगजीन होती जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या संकाय, स्ट्रीम से संबंधित होती है, और उस सब्जेक्ट या उस डिसिप्लिन या उस स्ट्रीम की वो मैगजीन का काम ही होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस स्ट्रीम में लेटेस्ट क्या पूरी दुनिया में चीजें हो रही हैं, क्या रिसर्चेस हुई, उसके रिसर्च के कोई रिसर्च पेपर्स हैं तो वो पब्लिश होते हैं इस जर्नल, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, छपते हैं, रिसर्च पेपर्स छपते हैं, या उस पर कोई रिसर्च के अलावा कोई और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हुई है, उस सब्जेक्ट में कोई एडवांसमेंट हुई है, कोई नई चीज, कोई नई थ्योरी आई है, बनी है, तो उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स दिए जाते हैं। इसलिए जर्नल का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आप अगर किसी सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के जर्नल्स आपको पढ़ने चाहिए, और आपके रिसर्च पेपर्स इन्हीं जर्नल्स में छपते हैं। तो जर्नल एक प्रोफेशनल मैगजीन होती है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या स्ट्रीम के लिए या डिसिप्लिन के लिए होती है। चलिए, ये भी सारा बता दिया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज एम्पावर्ड विद द रोल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अप्रूवल ऑफ टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया। देखो बच्चों, हमारे देश में यूनिवर्सिटी सिस्टम, एक तो पहले समझना है आपको कि हमारे देश में यूनिवर्सिटीज कितनी तरह की होती है। पहले तो ये समझना, हमारे देश में यूनिवर्सिटीज होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मेटा यूनिवर्सिटी। तो हमारे देश में यूनिवर्सिटीज का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अब हर एक यूनिवर्सिटी में टीचर्स को, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिक्रूट किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बॉडी है जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में, इंडिया के यूनिवर्सिटी सिस्टम में, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, टीचर्स का अप्रूवल और अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो देखिए, टीचर्स का अप्रूवल और अपॉइंटमेंट एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड होता है, जो भी उनका जो मैनेजमेंट होता है या जो भी उनका जो हेड होते हैं जो इसको संभालते हैं डिपार्टमेंट को, इस पर्टिकुलर वो करते हैं। इसमें वीसी एक मेंबर हो सकता है, पर खाली वीसी की नहीं चलती, ना यूजीसी का इसमें कोई लेना देना होता है, ना इसमें कोई काउंसिल का लेना देना होता है, ना इसमें कोई ऐसा कुछ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोई आपको बोलेगी उनको रखना, नहीं। हर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है उसके हाँ जो भी टीचर अपॉइंट होगा उसको अपॉइंट करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है उस यूनिवर्सिटी का, और वो बोर्ड का काम होता है उसको अपॉइंट करना और अप्रूवल देना। तो उसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कह दीजिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कह दीजिए, सिंडिकेट कह दीजिए, प्रबंध मंडल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कार्यकारी परिषद, सिंडिकेट, ये है वो बोर्ड जो यूनिवर्सिटी में टीचर को अपॉइंट करने का जिम्मेदारी है जिसकी। एकेडमिक काउंसिल का काम क्या है मैं वो बता देता हूं। जब टीचर अपॉइंट हो जाता है उसके बाद उस टीचर से
कौन से डिपार्टमेंट में किस लेवल का क्या पढ़वाना है एकेडमिकली, उसको साथ क्या उसके जो पूरी जो उसकी टीचर की रिपोर्ट है, उसको क्या क्लासेस देनी है, कितनी देनी है, क्या पढ़वाना है, कैसे पढ़वाना है, कितना पढ़वाना है, ये सब एकेडमिक काउंसिल का काम होता है। किस टीचर को कौन सा पोर्शन देना है, किस टीचर को कौन सा पोर्शन पढ़वाना है, ये सब एकेडमिक काउंसिल का काम। बोर्ड ऑफ स्टडीज का क्या काम है? बोर्ड ऑफ स्टडीज का काम है करिकुलम डिजाइन करना, सिलेबस डिजाइन करना, उस करिकुलम का टाइम डिसाइड करना, कौन कौन से पाठ्यक्रम या कौन कौन सी जो सब्जेक्ट्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो हम पढ़ाएंगे, उसमें क्या क्या कोर्सेज होंगे, क्या क्या डिग्री वो होंगे, वो सब बोर्ड ऑफ स्टडीज का काम होता है। यूनिवर्सिटी कोर्ट या सेनेट का काम होता है कि अगर कोई मैनेजमेंट और टीचर की या स्टाफ के बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई इश्यूज हैं, कोई डिस्प्यूट्स हैं, उस डिस्प्यूट्स का रिड्रेसल सेनेट करता है। यूनिवर्सिटी का सेनेट होता है, वो उसको देखता है। तो मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, किसका क्या काम है वो भी समझा दिया, और मैं आशा कर रहा हूं आप लिखते जा रहे हो साथ के साथ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज entrusted with the responsibility for coordination and quality of higher education in India? देखो दोस्तों, इंडिया में हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा है भारत में, उसको फैलाने का जिम्मा यूजीसी का है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे देश की जो हायर एजुकेशन है उसको 3 हिस्सों में बांटा है। मतलब यूं कहेंगे कि हमारे देश का जो उच्च शिक्षा का जो मॉडल है, मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं आपको, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए उच्च शिक्षा का मॉडल हमारे देश में है कैसा। हमारे देश में उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन को 3 अलग अलग खंड में बांटा गया, 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, जिसमें से एक हिस्सा है पॉलिसी मेकिंग बॉडीज का। पॉलिसी मेकिंग बॉडी, दूसरा हिस्सा है मेंटेनिंग बॉडी या मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। और तीसरा हिस्सा है इंस्पेक्शन बॉडीज, और इसको मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल को रेगुलेटरी बॉडीज भी कह सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज है ना, मैं इसका नाम रेगुलेटरी बॉडीज भी कहते हैं। रेगुलेशन करना, रेगुलेटरी बॉडीज। और तीसरी इंस्पेक्शन बॉडी। ये हमारे देश में हायर एजुकेशन को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माण के जिम्मे, जिनके जिम्मे रेगुलेटरी बॉडीज मतलब नियामक बॉडीज जो हैं, जो मेंटेन करेंगी, क्वालिटी को देखेंगी और लगातार इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, क्या क्या करना है, उन सबको देखना। और इंस्पेक्शन बॉडी होती है, इंस्पेक्टर्स होते हैं चेकिंग वाले, कि भैया इसने जो बोला और इसने जो उसको रेगुलेट किया, तो इन दोनों के कहा मान रहे नहीं मान रहे, काम हो रहा है नहीं हो रहा, रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा। वो इंस्पेक्शन बॉडीज हैं जिनको कहते हैं एक्रीडिटेशन बॉडीज। ये इंस्पेक्शन बॉडीज एक्रीडिटेशन बॉडीज। एक्रीडिटेशन बॉडीज हमारे देश में 3 हैं, नैक, एनबीए, एबी। नैक NAAC इंस्पेक्शन बॉडीज यानी एक्रीडिटेशन बॉडीज, इंस्पेक्शन कह लीजिए या एक्रीडिटेशन। ये 3 है, नैक, एनबीए और एबी। रेगुलेटरी बॉडीज यूजीसी, AICTE और COA, 3 है। और पॉलिसी मेकिंग बॉडीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, केब, CABE, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, और एक और बॉडी है जिसको कहते हैं आप टीचर
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, और जो टीचर ट्रेनिंग बॉडीज होती हैं वो, तो ये हैं वो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज, ये हैं रेगुलेटरी बॉडीज, और ये है इंस्पेक्शन या एक्रेडिटेशन बॉडीज। अब इसमें से यूजीसी को जिम्मा दिया गया है, इसमें से जो यूजीसी है उसको जिम्मा दिया गया है हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का। एआईसीटी को जिम्मा दिया गया टेक्निकल एजुकेशन का, तकनीकी शिक्षा। और सीओए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को जिम्मा दिया गया आर्किटेक्चर का, देश में आर्किटेक्चर की शिक्षा। तो दोस्तों ये है वो सारा सिस्टम, आया समझ में? तो अब यही क्वेश्चन उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो बार काउंसिल को हायर एजुकेशन का जिम्मा नहीं है। बार काउंसिल का तो काम देश में जो लॉ एजुकेशन प्राप्त करके जो लॉयर्स बनते हैं उनका लॉ की डिग्री मिल गई, अब वो लॉ की डिग्री के बाद में एडवोकेसी कर सकते हैं क्या कोर्ट्स में, उसके लिए बार काउंसिल में रजिस्टर करेंगे वो, तभी वो एडवोकेट बनेंगे। तो ये तो अलग चीज हो गई, सिर्फ लॉ से संबंधित हो गई। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, मैंने आपको बताया था एआईयू, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, इसके जिम्मे देश के हायर एजुकेशन की क्वालिटी और कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो पॉलिसी बना के देती है। कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदारी इनकी है, यूजीसी, एआईसीटीई और सीओए। देखिए ये तीन अलग अलग बॉडीज है, सबका अलग अलग काम है। और तीसरा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, इसी का काम है। और नीति आयोग तो इस हिस्से का आदमी है, और नीति आयोग तो बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई। वो तो एक आयोग है, कमीशन है, जो कोई एक पर्टिकुलर केस में नीति बनाने के लिए या प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग कमीशन जिसको आप कहते हैं, तो वो प्लानिंग कमीशन का काम कोऑर्डिनेशन या क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन नहीं है। तो दोस्तों ये आपके सामने आ चुका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं आपने सारे नोट्स भी उतारे होंगे। अगले क्वेश्चन पे हाजिर है आपके सामने, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम। देखिए इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक हेड, यानी वो सर्वोच्च, वह व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पर है पूरे यूनिवर्सिटी का, हाईएस्ट जो पद पर आदमी होता है, जो उस यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक दोनों का बॉस होता है, उसे कहते हैं वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, वीसी। तो वो वाइस चांसलर होता है। चांसलर जो होते हैं वो गवर्नर को कहा जाता है, जो गवर्नर होता है वो चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का, है ना। और वाइस चांसलर वो होता है जो एकेडमिक हेड होता है। रजिस्ट्रार का काम जो होता है वो अलग अलग चीजों को संभालना, जैसे वीसी कुछ चीजें रजिस्ट्रार को दे देता है, जैसे एकेडमिक की कुछ चीजें देखनी है, या जो भी कार्य प्रणाली चल रही है यूनिवर्सिटी में उसके बारे में देखना है, वो रजिस्ट्रार का काम होता है। और डीन ऑफ स्टडीज का काम होता है कि यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम का काम, टीचर्स का काम, एकेडमिक काउंसिल्स को एकेडमिक हेड्स को देखना, है ना, डिपार्टमेंट हेड्स को देखना, एचओडीज डीन को रिपोर्ट करते हैं। तो जितना भी एकेडमिक से संबंधित काम होता है वो डीन का काम होता है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित काम होता है वो रजिस्ट्रार का काम होता है, और इन दोनों का बॉस होता है वाइस चांसलर। ठीक है बॉस, समझ आ गया बच्चों? चले आगे। तो ये हायर एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए, और क्वेश्चंस के बहाने हमने बहुत सारी चीजें सीखी। Which of the following is an indicator of key behavior in effective teaching as evident from researches? अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में एक चीज होती है इफेक्टिव टीचिंग, और इफेक्टिव टीचिंग मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ, पिछली भी मेरी क्लास में टीचिंग की एक क्लास हमारी यूट्यूब पे है, आप देखिएगा, और भी आने वाली है टीचिंग की क्लास, टीचिंग की, कम्युनिकेशन की, रिसर्च की, बहुत सारी क्लासेस आपके यूट्यूब पे मिलेंगी, आपको पेपर वन के लगभग सभी सब्जेक्ट्स की मिलेंगी। एक क्लास में मैं ये बात पे चर्चा कर चुका हूँ, मैं फिर दोहरा दूँ
इफेक्टिव टीचिंग के कुछ खास पॉइंट्स हैं जो इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर्स कहलाते हैं। दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, एक होते हैं की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। की बिहेवियर का मतलब होता है कि मुख्य व्यवहार। तो अगर आप प्रभावी शिक्षण चाहते हैं तो मुख्य व्यवहार क्या करना है? पहला मुख्य व्यवहार जो होता है प्रभावी शिक्षण का, वो होता है अनुदेशनात्मक विविधता। अनुदेशनात्मक विविधता मतलब कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप पढ़ाने में, वो उसकी वैरायटी है या नहीं, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। टीचिंग मेथड्स अलग अलग यूज करके आप पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, है ना। स्टूडेंट्स को लर्निंग में एंगेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स क्लास में क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं नहीं पूछ पा रहे। एक इसके और पॉइंट नोट कर लेना, स्टूडेंट को समय समय पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, जिसको कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट्स भी तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और एक्सटिंक्शन। तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे तो ये की बिहेवियर है कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी। बच्चे को उत्साहित करते रहिए, प्रमोट करते रहिए। बच्चे ने अगर कोई सवाल का जवाब दिया और वो मान लीजिए गलत दिया, तो ये मत कहिए कि आपका सवाल का जवाब तो बिल्कुल गलत है, ओके नहीं, इसको इस तरह नहीं, इस तरह से कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। बच्चे ने कोई सवाल पूछा क्लास में, तो आपने अगर उसको वहीं पे दबा दिया कि रुको पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको सुनो ध्यान से, बीच में बोलो, तो ये, और उसी बच्चे को कह दिया शाबाश तुमने अच्छा सवाल पूछा, या कोई बच्चे ने जवाब दिया तो उसको कह दिया शाबाश बहुत अच्छा जवाब दिया, या हाथ भी खड़ा कर दिया कि सर मैं दूंगा जवाब, वेरी गुड आप दीजिए। ये सब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, सकारात्मक प्रबलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि इनमें से कौन सा व्यवहार इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर है। तो देखिए पहला पॉइंट है टीचर अफेक्ट इन डेवलपिंग टीचर लर्नर रिलेशनशिप। तो मैं यहां एक कुछ ऐसे वर्ड्स भी आपको बता दूंगा जिसको आपको रिजेक्ट करना है, हटाना है। टीचर लर्नर रिलेशनशिप बनाना या बनाने की जिम्मेदारी टीचर की नहीं होती, बल्कि टीचर को लर्नर से रिलेशनशिप बनाने भी नहीं चाहिए। और इससे संबंधित कोई भी पॉइंट आ जाए आप उसको रॉन्ग कर देना। लर्नर को खुश रखना, स्टूडेंट्स को खुश रखना, स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना, स्टूडेंट्स को आनंदित करना, स्टूडेंट्स को संतुष्ट करना, ये सब टीचर का काम नहीं है। स्टूडेंट्स को प्लीज करना, कहता है प्लीज, टू प्लीज द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को खुश करो, नहीं, टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम है स्टूडेंट को लर्निंग में एंगेज करना, उसको उसके अधिगम में लिप्त करना। वो खुश हो या नहीं हो इससे हमारा कोई काम नहीं। स्टूडेंट को खुश करना टीचर की जिम्मेदारी नहीं, और ना ही स्टूडेंट से रिलेशन बनाने की जिम्मेदारी है टीचर की। टीचर की जिम्मेदारी है स्टूडेंट को लर्निंग देना, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो, वो है जिम्मेदारी, वो है की बिहेवियर इफेक्टिव टीचिंग का। टीचर का अफेक्ट, टीचर का प्रभाव पड़े बच्चे पर, बच्चे और टीचर के बीच में रिलेशन हो, नहीं, ये टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। एंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, हाँ, विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता हो, ये टीचर की जिम्मेदारी है, ये की बिहेवियर है, ये इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर है। अगर आपने विद्यार्थी को अपने अधिगम में संलिप्त कर लिया, अगर आपने स्टूडेंट को उसकी लर्निंग, टीचिंग की लर्निंग में एंगेज कर दिया, स्टूडेंट आपके ज्ञान की गंगा में बह गया, आपके टॉपिक में डूब गया, और स्टूडेंट ने यह कह दिया कि आज तो सर पता ही नहीं चला। जैसे कल मेरी क्लास में एक बच्चों ने कहा कि सर कैसे 2 घंटे निकले पता ही नहीं चला, क्लास में टाइम का तो पता ही नहीं चला। यानी इससे ये कमेंट बताता है कि बच्चा क्लास में पूरा का पूरा उस लर्निंग के बहाव में बहता रहा, और यही इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर है। एक प्रभावी शिक्षण तभी होगा जब स्टूडेंट लर्निंग के प्रोसेस में एंगेज रहेगा। यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, मैं कई बार बता चुका हूं ये बात कि आप छात्रों के विचारों और उसके योगदान को कभी भी नहीं लेते। एक अच्छा टीचर प्रभावी शिक्षण करना है तो विद्यार्थी के विचार, सुझाव, इसका योगदान अपनी टीचिंग में कभी नहीं लेता। अगर आपने विद्यार्थी के सुझाव, स्टूडेंट के आइडियाज पे देखने लग गए तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं पाओगे, क्योंकि अगर क्लास में 40-50 बच्चे बैठे होंगे, अगर क्लास में 100 बच्चा बैठा होगा या 50 बच्चा बैठा होगा, तो
हर बच्चा अपनी अलग बात बोलेगा। एक बच्चा कहेगा गुरुजी आज तो टीचिंग पढ़ा दो, दूसरा बच्चा कहेगा गुरुजी आज तो कम्युनिकेशन पढ़ा दो, तीसरा कहेगा आज तो रिसर्च पढ़ा दो, चौथा कहेगा अच्छा ऐसा करो रिसर्च में ये सब्जेक्ट ये टॉपिक छोड़ दो, बहुत कठिन है, ये इजी वाला करा दो। आप करा ही नहीं पाओगे, पढ़ा ही नहीं पाओगे। ये डिसाइड आपको करना है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इसको कहते हैं टीचर सेंटर्ड। शुरू में आपको टीचर सेंटर्ड लेकर के क्लासरूम को डिजाइन करना पड़ेगा और फिर आप उसमें चल सकते हैं। और यूज ऑफ प्रोसेस एंड कंटेंट क्वेश्चंस ड्यूरिंग टीचिंग। देखिए पढ़ाने के दौरान आप कभी भी प्रक्रिया के सवाल नहीं करते। पढ़ाने के दौरान आप मैं ये कैसे पढ़ाऊंगा, मैं इसे किस तरह से कराऊंगा, मैं इस पर कितने क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपके इस वाले टॉपिक में इतना सारा ये कंटेंट आता है, ये चीजें आती हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, इस सब पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। प्रोसेस एंड कंटेंट क्वेश्चंस टीचिंग के दौरान नहीं पूछे जाते। ये टीचिंग स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में ही आप बता देते हैं कि ये प्रोसेस रहेगा और ये कंटेंट आज पढ़ाया जाए, दैट्स ऑल। उसके पढ़ाने के दौरान उसके बारे में सवाल करना इफेक्टिव टीचिंग या प्रभावी शिक्षण नहीं होता। चलें आगे बच्चों। तो ये था आपका इफेक्टिव टीचिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद बाकी के इस कड़ी को आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है टेस्टिंग। और टेस्टिंग में दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है CRT, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। और एक होती है NRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग को हिंदी में मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण। और इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों निकष संदर्भित परीक्षण। ये क्या होता है मैं दोनों आपको समझा देता हूं। आज एक बार दोनों समझा दूंगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। NRT या नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, देखिए ये इवैल्यूएशन जो टॉपिक होता है, ये जो टीचिंग में जो लास्ट स्टेज ऑफ टीचिंग होती है उसको कहते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। मूल्यांकन 4 तरह का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। पहला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन। दूसरा समेटिव इवैल्यूएशन यानी सारगर्भित मूल्यांकन। तीसरा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी डायग्नोस्टिक समझते हैं। डायग्नोस्टिक शब्द का मतलब होता है कि आप उसको निदान करते हैं, नैदानिक मूल्यांकन। और इन तीनों से पहले होता है स्थानन मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन 4 तरह के होते हैं। अब जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो साल के एंड में या टर्म के एंड में या चैप्टर के एंड में जब भी आप टेस्ट लेते हैं तो वो होता है। तो उसमें समेटिव इवैल्यूएशन के बाद टेस्टिंग होती है और वो टेस्टिंग 2 तरह की होती है। एक नॉर्म रेफरेंस, उसके रिजल्ट्स की परीक्षण, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में मानक संदर्भित में ये कंपैरेटिव टेस्टिंग होती है, परीक्षण होता है जिसमें तुलनात्मक रिजल्ट आता है। जैसे मेरे नंबर आए 10 में से 6 और 10 में से 6 तो अच्छे नंबर नहीं, लेकिन अगर क्लास में किसी के भी 10 में से 6 नहीं आए, बाकी सबके मेरे से कम आए, तो मैं क्या कहूंगा मेरे नंबर सबसे अच्छे आए, बेस्ट है। तो ये नॉर्म रेफरेंस है, मतलब आप क्लास में कंपैरेटिव रिजल्ट देते हैं। एक बच्चे के कितना रिजल्ट आया, कितने नंबर आए या क्या उसकी परफॉर्मेंस रही, उसका लेना देना दूसरे से, उसका रिजल्ट का कंपैरेटिव इवैल्यूएशन होता है। और क्राइटेरियन रेफरेंस में CRT में कंपैरेटिव इवैल्यूएशन नहीं होता, मापदंड पहले निर्धारित होते हैं
कि भैया 60% लाओगे, 60% या उससे ऊपर आएंगे तो ही फर्स्ट डिवीजन मिलेगी, 60 से नीचे होंगे तो सेकंड डिवीजन ही कहलाएगी, चाहे किसी के ना आए हो। ठीक है, तो ये दो चीजों से अब क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें जो नॉर्म रेफरेंस के बारे में बात कर रहा है। नॉर्म रेफरेंस एक लार्ज डोमेन ऑफ टेस्टिंग करता है, फ्यू आइटम मेजरिंग स्पेसिफिक टास्क, बिल्कुल सही बात है। नॉर्म रेफरेंस आपके लार्ज स्केल पे लार्ज डोमेन में चेक करता है, फ्यू डोमेन नहीं करता। फ्यू डोमेन करता है CRT। एम्फसाइजिंग डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लेवल ऑफ लर्निंग, हाँ यही मैं आपसे कह रहा था, अधिगम के सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद होता है। अब देखिए इससे ही आंसर आपका आ जाएगा एलिमिनेशन से। फोकस ऑन अ स्पेसिफाइड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क, नहीं दोस्तों, स्पेसिफाइड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क CRT में होता है। इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स अ क्लियरली डिफाइंड ग्रुप। अब देखिए A और B राइट और C गलत है, आंसर तो आपका आ चुका है। इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स अ क्लियरली डिफाइंड ग्रुप, मतलब सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग टास्क इंडिविजुअल कैन एंड कैन नॉट परफॉर्म, नहीं, इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस से मतलब नहीं होता। तो और इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स ए क्लियरली डिफाइंड अचीवमेंट डोमेन, नहीं दोस्तों ये भी नहीं होता। तो A, B और D ये NRT के पॉइंट्स हैं, बाकी सब CRT के पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों आज इस कड़ी को यहीं रोकते हैं, आज की इस क्लास के समापन करते हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ, नए ज्ञान के साथ, नई चीज़ों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देखते रहिए, गॉड ब्लेस यू।